न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले एनसीसी कैडेटों से की मुलाकात। ओडिशा जलप्रपात पर पर्यटकों पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका की टिप्पणी पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। तो खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले एनसीसी कैडेटों से की मुलाकात। आज दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन एनसीसी कैडेटों से मुलाकात की जिन्होंने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री ने कैडेटों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी साहसिक उपलब्धि की खुलकर सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये कैडेट देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कठिन परिस्थितियों में भी उनका आत्मविश्वास, अनुशासन और समर्पण प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार की उपलब्धियां यह दर्शाती है कि भारत के युवा न केवल शारीरिक रूप से मजबूत है बल्कि मानसिक रूप से भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। भारत के संगठन जो युवाओं में नेतृत्व, अनुशासन और निरंतरता की भावना को बढ़ावा देते। ये विभिन्न साहसिक गतिविधियों चुनौतियों का सामना करने, प्रकृति से प्रेम करने और पर्यावरण संरक्षण में क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, क्यों सोचे कि हर वक्त बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर यह सोचकर कुछ न मिला तो भी तजुर्बा नया होगा। आज हम एनसीसी कैडेट्स ही नहीं बल्कि उन लोगों की टीम है जो सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने में सफल रहे। आज हम जो कुछ भी आपसे बताने जा रहे हैं कहानी में हमारे साहस क्या होता है, वहाँ के सैनिकों से हमने जाना कि जुनून क्या होता है। कई बार सियाचिन में प्रशिक्षण इतना कठिन होता था कि हमारी रातों की नींद उड़। एनसीसी टीम लीडर और पूरे दल ने हम तक विश्वास दिखाया। वही सब कुछ था जो ट्रेनिंग कठिन होती थी, वे हमें याद दिलाते थे तुम्हें दुनिया की सबसे कठिन चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार। बस पल ने हमारे पसीने छुड़ा दिए और फिर वो पल आया। शाम के लगभग 7 बजे हमने कैंप 4 से अंतिम चढ़ाई शुरू की। लगातार 10 से 12 घंटे तेज हवाओं से लड़ते हुए, हर सांस के लिए संघर्ष करते हुए, हर कदम सोच समझ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा जलप्रपात पर पर्यटकों पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के फुलबनी इलाके में स्थित पुटुडी जलप्रपात पर पर्यटकों पर हमले और लूटपाट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि यह संख्या बढ़ भी सकती। फुलबनी सदर के एसडीपीओ सुब्रजीत बिस्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही हमने 3 टीमें गठित की। शाम के समय कुछ आरोपी पर्यटकों पर हमला कर उन्हें लूट लेते थे। उन्होंने आगे कहा है कि पीड़ितों को तत्काल मौके से बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है और पुटुडी जलप्रपात क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। जी, आपके नाम? सुब्रजीत बिस्वाल, सब डिविजनल पुलिस अफसर का फुलबनी सदर।
जो कंधमाल का जो है ये एक माने स्टेट लेवल टूरिस्ट प्लेस है। पुतुड़ी जो है ओनली सर्पेंटाइन जो वाटरफॉल बताया जाता है उड़ीसा की, और यहाँ पर जो लोग केरल और दूसरे राज्यों से साल तमाम आते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में जो क्रिमिनल लोगों का, जो असामाजिक तत्वों का जो वहाँ पर बढ़ावा हुआ है, क्या बताएंगे उसके बारे में? लोगों का चिंता करते हैं और दूसरी तरह का क्राइम एक्टिविटीज करते हैं, तो क्या पुलिस का क्या? जी, आप सही बोले। ये हमारा कंधमाल का एक टूरिस्ट ट्रेजरी है, पुतुड़ी वाटरफॉल, जो सदर पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन में आता है। वहाँ पे साल भर टूरिस्ट लोग आते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, नेचर ब्यूटी को पूरा अच्छे से एंजॉय करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, बट वी टेक इट सीरियसली एंड एज सुन एज पॉसिबल व्हेन द रिपोर्ट कम टू आवर नोटिस, तो हम इमीडिएटली 3 टीम बनाए। एसपी सर क्लियरली सेड दैट कि टू टीम यहाँ से बने सदर पीएस से और एक टीम टाउन पीएस से बने। तो हम कोशिश किए थे 24 घंटे के और मैक्सिमम 2 डेज के अंदर पकड़ने के लिए, और सक्सेस भी हो गए। क्या कितने आदमी को पकड़े हैं और क्या था उनका एमओ? उनका रहता है कि ऐसे जो टूरिस्ट लोग आते हैं बेसिकली उनको शाम के टाइम पर, स्पेसिफिकली आफ्टर 4 o'clock 5 o'clock, उसी टाइम को आइसोलेटेड देखकर उनको ऊपर हमला करते हैं, और हमला करके वहां से कुछ जो भी सामान होता है, मोबाइल होता है, फोन होता है, व्हीकल होता है, वो उनको छीन के ले जाते हैं। बट दिस टाइम वो लकीली वो बहुत जल्दी, वो जो विक्टिम थे वो बहुत एजुकेटेड थे केरला से, वो अलार्म बहुत जल्दी ऑन किए कि वो थ्रू ए लोकल पीपुल वो डायरेक्टली हेल्प फोन किए है हमारा पीएस को, आईआईसी सदर पुलिस स्टेशन को। इमीडिएटली हमारा टीम प्रोसीड किया स्पॉट को, उनको रेस्क्यू किया गया और मेडिकल लिया गया, क्या किया गया? यस, आईआईसी सदर जो 7 टीम बनाए थे वो इमीडिएटली पहुंचकर उनको रेस्क्यू किए, और रेस्क्यू करने के बाद वहां स्पॉट में 3 पुलिस ऑफिसर को कॉर्डन अप करके, और जितने भी विक्टिम थे सबको डीएचएस फुलबानी लाए, प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड दिए, डॉक्टर के साथ हम बातचीत भी किए, उनका हालत कैसा है, एसपी सर डायरेक्टली बात किए उनके साथ, और पूरा कम्प्लीटली ये इंसिडेंट पूरा एसपी सर पूरा अपनी अच्छे से उसको सुपरवाइज कर रहे थे। ईच मिनट टू मिनट सर मांग रहे थे रिपोर्ट की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो लकीली हम लोग उनको सक्सेसफुली पकड़ लिए। कितने क्रिमिनल को अभी तक पकड़ा गया है और कितने अभी तक नहीं पकड़े हैं? जो है एज पर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर रिपोर्ट, वो 10 से 15 लोग लिखे थे, लेकिन अभी तक हमको जो मालूम पड़ा है 9 पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड। मे बी वो इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हम 5 लोगों को पकड़े हैं जो प्राइमरी सस्पेक्टेड जो बोल रहे हैं, जो लोग पूरा विद डेडली वेपन, जो नाइफ है और बिग स्टोन है, वहां से जो अटैक किए थे, एक को पकड़ लिए हैं, 5 लोगों के अंदर एक है, और 2 लोग अभी भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, और मालूम भी रेड अभी भी चल रहा है। रेड अभी भी चल रहा है, हम लोग पकड़ लेंगे उसको। यहाँ पर बहुत सारा ये जो नक्सल प्रवण जिला है, डब्ल्यू इफेक्टेड जिला है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गांजा का कल्टीवेशन है, कैनाबिस का कल्टीवेशन है। इसी सिलसिले में जो क्राइम भी बढ़ रहा है, तो जो टूरिस्ट और उड़ीसा के सीएम जो है, जो इसको अभी जो आए थे भी, और 18 करोड़ का मैंने एड भी दिए हैं टूरिज्म के लिए, तो लोगों को जो टूरिस्ट के अंदर भय का वातावरण है, नहीं, क्या पुलिस का पास क्या है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वहाँ पे लोकल अरेंजमेंट करते हैं, पुलिस का अरेंजमेंट करते हैं। जो डे पेट्रोलिंग होता है, स्पेसिफिकली जो टूरिस्ट स्पॉट, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, लोकल पीएस एक बार दिन में सुबह एक बार और शाम पे एक टाइम पर उसको चेक करके आते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ से कलेक्ट करके इमीडिएटली आईएसी सीनियर ऑफिसर को देते हैं। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है। और जो रही बात है आपकी गांजा की बात, जो सीजर है ये जगह पे, ये अभी भी कंट्रोल हो चुका है, और हम इसके ऊपर लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सीनियर एसपी सर हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना चुके हैं। सो नाउ वी आर बीइंग मोर फोकस्ड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गांजा, और हम कोशिश करेंगे इसको पूरा कमाने के लिए। हम यकीन है कि उसको कमा देंगे। सुरक्षा के लिए क्या बोलेंगे? जो अभी जो आएंगे टूरिस्ट जो आएंगे, सुरक्षा के बारे में क्या सोच रहा है पुलिस? आज ही सर का जो एक मीटिंग था इसी के ऊपर, सर पूरा एसपी सर कंप्लीटली बोले हैं कि जो भी जो पहले था कि वहाँ पे जाके पेट्रोलिंग करके कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करके जो पुलिस ऑफिसर आ रहे थे, अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी पॉइंट में 1-2 लोकल पुलिस ऑफिसर वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की टिप्पणी पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, सर्वदलीय बैठक की मांग की। आज की बड़ी खबर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। वजह बनी है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साझेदार बताना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत की राजनीतिक कूटनीति को बीते दिन 3 बड़े झटके लगे। पहला झटका है अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अध्यक्ष जनरल माइकल कुरीला का बयान, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हमारा भूतपूर्व साथी कहा है। दूसरा है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को 16 जून को होने वाले अमेरिकी सेना दिवस में बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया। और तीसरा झटका, भारत को इन घटनाओं के बावजूद कोई स्पष्ट अमेरिकी समर्थन नहीं मिला। जयराम रमेश ने इसे भारत की विदेश नीति के लिए एक चेतावनी और चुनौती बताया और प्रधानमंत्री मोदी से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, ताकि इस गंभीर मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सके। अमेरिका क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का ये था कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमांड होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के, और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का। दूसरा धक्का जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे, मंशा क्या है अमेरिका का। और तीसरा बड़ा धक्का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, वो वीडियो भी है, वो सब वीडियो निकला है। कल वो परसों दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल निकला था कि वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ। और सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही करवाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम हुआ है। ये तो बार बार कहा जा रहा है और फिर से दोहराया गया है, 14 या 15 बार कहा गया। तो ये 3 बड़े घटने हैं, 3 बड़े धक्के हैं। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए, इस चेतावनी का सामना हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना जरूरी है, विशेष सत्र बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सांसदों से बात हो गई, चुने सांसद जो उन्होंने भेजा था प्रतिनिधिमंडल में, पर जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो 16 नेताओं ने उनको एक खत भेजा है, उनको तो बुलाइए, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए। कल ये 3 बड़े झटके हमारे कूटनीति को मिला है, इसको तो आप समझिए, चेतावनी समझिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आपका प्रदर्शन। दिल्ली में इन दिनों एक गंभीर और अमानवीय सिलसिला जारी है। अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। गरीबी की झुग्गियां जिनमें लोग दशकों से रह रहे हैं, उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के तोड़ा जा रहा है। ये न सिर्फ संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि मानवता के खिलाफ भी एक खुला हमला है।
दिल्ली सरकार ने हमेशा गरीबों, मजदूरों और वंचित तबकों के हक की बात की है, लेकिन केंद्र सरकार और उनके अधीन आने वाली एजेंसियां दिल्ली के लाखों निवासियों को बेघर करने पर तुली हुई है। वहीं दिल्ली में अवैध बस्तियों पर लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी 29 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। इसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल होगा। कुछ नहीं बचा, सब लूट हो गया। क्यों गरीब को तबाह करने पर लगे हैं? आप लोग तो लाखों एक होके जंतर मंतर पर जाके अपनी आवाज उठाए। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मन ऐसा टूट गया तो क्या करे, कुछ नहीं बचा, सब लूट गया। क्यों गरीब को तबाह करने पर लगे हैं? गरीब कहाँ जाएंगे? हमसे वोट लिया है आपने, हमसे वोट लिया है। और मोदी क्या किया, हमारा सारा घर गिरा दिया। 4 दिन हमारे को यहाँ पड़े ऊपर से ये और कहते हैं कि खाली कर दो, ये भी खाली करो, मलबा यहाँ से हम दोबारा तोड़ेंगे, साफ करेंगे रास्ता। आज हमारे 55 साल की उम्र हो गई, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, आप देख रहे हो एक एक करके बड़ी बड़ी झुग्गियों को बुलडोजर से साफ किया जा रहा है। अभी 1 महीने पुरानी बात है, बवाना के रोहिणी सेक्टर 22 में एक झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर था। इतवार को करीब 11 बजे 11:30 बजे उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद आप क्या सोचते हैं, सरकार का कोई मंत्री आएगा, कोई मुख्यमंत्री आएगी, कोई अच्छे बोल बोलेगा, कहेगा कि चलिए आपकी झुग्गी में आग लग गई, हम टेंट लगवा देंगे। उस आग में 2 बच्चे जिंदा जल के मर गए, बिल्कुल जिंदा मर गए। हम उस दिन गए शाम को, सुबह आग लगी थी, हम लोग शाम को पहुंचे बवाना, तो झुग्गी वाले बोल रहे थे ना तो वहां का भारतीय जनता पार्टी का एमएलए आया, ना कोई मंत्री आया। और जिस समय आग लगी सुबह बवाना में, उस समय वहीं थोड़ी दूर पे दिल्ली की मुख्यमंत्री और वहां का विधायक और मंत्री मन की बात सुन रहे थे, मगर कोई आदमी झुग्गी में नहीं गया पूछने वाला, पड़ोस में थे। और माँ बाप रो रो के बता रहे थे कि बाप कूड़ा बीनने चला गया, माँ कोठी में काम करने चली गई, 4 साल के बच्चे को घर में छोड़ गए, झुग्गी में आग लग गई, 4 साल का छोटा बच्चा जाके कूलर में छिप गया ऐसे, और ऐसे ही जल के राख हो गया, ऐसी ही थी उसकी बॉडी। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने 2 दिन बाद वहां बुलडोजर बुलाए और सारी झुग्गी को साफ करके वहां के सब लोगों को भगा दिया। तो शक होता है कि पता नहीं आग किसने लगवाई थी, पता नहीं किसने षड्यंत्र किया था कि पहले झुग्गी में आग लगी, फिर सरकार ने बुलडोजर से सब कुछ साफ करके सबको भगा दिया वहां पे। मद्रासी कैंप तमिलनाडु से 45 साल पहले कह रहे हमारे दादा आए थे, हमारी दादी आई थी, हम लोग यहीं पैदा हुए। उन सबको 800 झुग्गियों को लगभग बताते हैं, सबको उजाड़ दिया गया। हर जगह कार्ड बांट दिए, जहां झुग्गी वहां मकान। जहां मद्रासी कैंप में गया हुआ सबके पास कार्ड है, सब औरतों के पास कार्ड है, उनका नाम लिखा हुआ है, झुग्गी का नंबर लिखा हुआ है जहां झुग्गी वहां मकान, मोदी जी का वादा, मोदी जी की गारंटी। अब वक्त है हम सबको एक होना पड़ेगा, एक होना है और एक होके आवाज उठानी है। आप लोग तो लाखों दिल्ली में लाखों लोग हैं, अगर लाखों लोग अपनी पे आ जाएंगे और मिलकर आवाज उठाएंगे तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा नहीं झुकना पड़ेगा। तो इसीलिए बड़ा आंदोलन पूरी दिल्ली के अंदर खड़ा करेंगे, सबको एक करेंगे। और 29 जून रविवार सुबह 10 बजे सब लोग एक होके जंतर मंतर पर जाके अपनी आवाज उठाएं, ठीक है? चाहे बस से जाना पड़े, मेट्रो से जाना पड़े, पैदल जाना पड़े, साइकिल से जाना पड़े, अपनी आवाज उठाने 29 जून को जंतर मंतर पे सबको जाना है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीब दिल्ली के झुग्गी वासियों के ऊपर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे वादा था, जहां झुग्गी वहां मकान। बिना मकान दिए आप झुग्गी नहीं तोड़ सकते और कोई कोर्ट हिंदुस्तान का आपको इसके लिए मना नहीं कर रहा। कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किए हैं, आपको कौन रोक रहा है? कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में आप झुग्गी नहीं उजाड़ सकते। पहले मकान दीजिए, फिर झुग्गी उजाड़िए। और दिल्ली की तमाम झुग्गी वालों ने, गरीब लोगों ने ये फैसला किया है कि 29 जून को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पे हम सब लोग अपनी आवाज उठाएंगे और केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई पूरे देश में बताएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। एमपी में सोनम रघुवंशी केस को लेकर जहां जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी है, वहीं इस घटना से जुड़ा परिवार अभी भी गहरे सदमे में है। सोनम की भाभी किरण रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा और सवाल साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे। वह अक्सर कहती थी कि एक फोन ऑफिस के काम के लिए है और दूसरा निजी इस्तेमाल के लिए। हालांकि किरण रघुवंशी का कहना है कि उन्होंने सोनम को ज्यादा फोन पर बात करते नहीं देखा, लेकिन वह लगातार मैसेजेस करती रहती थी और फोन हमेशा उसके पास रहता था। भावुक लहजे में किरण ने कहा है कि मैं मांग करती हूँ कि उसका फोन तुरंत बंद कर दिया जाए। अब कुछ भी हमारे दर्द को कम नहीं कर सकता। हमने एक अपने को खो दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि सोनम का भाई गोविंद उनसे माफी मांगने आया था और उसने कहा है कि अगर उसकी बहन दोषी है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। किरण रघुवंशी स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि अब किसी माफी की जरूरत नहीं है। सोनम के पास कितने फोन थे? 2 फोन थे। क्या काम करती? दोनों से अलग अलग बात करती थी? क्या करती? हाँ, वो बोलती एक ऑफिस का फोन है उसका और एक घर का था। तो एक फोन से किससे बात करती थी? क्या राज से बात करती थी? आप अब ये इतना तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि 4 दिन रह गई। हम इतनी डिटेल तो ना मांग सकते हैं। अच्छा, 4 दिन रहे तो, लेकिन 2 फोन रखे हुए? हाँ, 2 फोन है। तो एक से घर परिवार के लिए और एक ऑफिस के लिए। हाँ। तो ज्यादा बात वो किससे करती थी? अब हमने फोन पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो आपकी कुछ बात हुई सोनम से? नहीं, कोई बात नहीं। किसी से बात करती हुई देखा आपने रेगुलर कि वो यहाँ फोन पे बात करते हुए रेगुलर नहीं देखा, लेकिन वो टाइपिंग करती रहती। फोन पे मैसेज वगैरह ये ज्यादा चलता था। अच्छा, तो चैटिंग वगैरह करती रहती? फोन मतलब हाथ में ही रहता था। हाथ में ही रहता था, चलाते रहते। और इसके बाद आप क्या मांग करेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए सोनम पे? बस मेरी मांग यही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। और ये सोनम जो है, जो उनके भाई आए थे अभी घर पर, आप भी थी, तो उन्होंने क्या बातचीत करी? उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या, हमारे घर का बच्चा गया है, हम किसी की बात से संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने माफ़ी मांगी, ये भी बोला है कि अगर मेरी बहन की गलती है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और मैं खुद दिलवाऊंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं लेकिन मेरी तरफ से सिर्फ मेरा अकेले के लिए मेरे को किसी की माफ़ी की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की माफ़ी नहीं चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन किसी की माफ़ी, बस फांसी की सजा चाहिए। अच्छा, भरोसा नहीं है अभी भी उनकी बातों पे कि बाद में मुकर जाए शायद? देखो, भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। है गोविंद यहाँ पे लग रहा है कि उन्हें भी अफसोस है, उनकी बेटी ने गलती करी है। बाकी आने वाले समय में हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए तकलीफ होती है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे लिए तो फांसी की सजा है कि मेरे को फांसी की सजा चाहिए। आपका नाम क्या है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबी ने यूपीआई पतों के सत्यापन के लिए नया टूल लॉन्च किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने घोषणा की है कि एक नया तकनीकी टूल लॉन्च किया जा रहा है जो यूपीआई पतों की प्रामाणिकता की जांच करेगा। तुहिन कांता पांडे ने बताया कि हम यूपीआई सिस्टम के भीतर एक ऐसा तंत्र शुरू कर रहे हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक, ब्रोकर या किसी भी संस्था का यूपीआई पता वास्तविक और प्रमाणित हो। इससे निवेशकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। यह प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और इसका उद्देश्य निवेशकों को यह भरोसा देना है कि वे सही और सुरक्षित माध्यम से निवेश कर रहे हैं। So, I think first of all, so it's basically, as you know, that there is a lot of concern, public concern. We read also that many people are becoming prey to frauds, cyber frauds, in which a lot of cloning of apps happen. You know, the people are taken to some similar looking apps of the brokers or through WhatsApp, and the people then are able to investing that money thinking that they are actually investing in with the registered brokers, but they are actually not. They are being just taken to this, and a huge amount of money many of the people have lost, and these complaints do also come to us where
basically it's a police action, the cyber crime, and then it goes through the cyber helpline, 1930, and it has to go through that action, but the money is transmitted very, very fast from one bank account to another. The people are really losing. We have to find out some systemic solutions to it, because we have, as you know, that we have 130 million unique investors now, and a lot of new investors are coming, and we needed a system where, at least on the securities market, if the people are investing, they should invest through a meta where they are able to know systemically whether they are really investing in the right one. Now, some of the steps which have already been taken is, one is that whitelisting of apps, which have already been whitelisted apps are there in exchanges sites, and one we are going forward, we will be working with the Play Store and other both iOS and Android to see that they are properly validated apps are only displayed, and that work is on. That verified status, that work is on, and very soon I think we should be able to also again inform you on that issue. I am not today in particular highlighting that. We are basically highlighting the issue that we are going to have on a much wider systemic scale, which is the payment system itself, where we are bringing in a new UPI within the UPI system, and you have seen how it will help in knowing, for you to know, and you can check up on any bank account whether it is a bank account of a registered inventory, either broker or mutual fund. You should be able to check it. So this would be very handy, and going forward, as we will see, it will be implemented from 1st of October. So the process is, as you have said, is the first, we are issuing the circular today, and the copy of the circular is also with you. It will also be uploaded today on our website. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या नगरी को मंदिरामयी बना दिया, योगी सरकार पर क्यों हमलावर हुई है कांग्रेस। कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने महाकुंभ मेले में भगदड़ में मारे गए लोगों के बारे में और अयोध्या में शराब की दुकानों को लेकर यूपी सरकार को घेर लिया। राय ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है और श्री राम के नाम पर जाम बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में नगर निगम कार्य समिति ने 1 मई से 2025 को 13 किलोमीटर के रास्ते पर पहले शराब को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन एक रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि अब यहाँ शराब की कई दुकानें खोल दी गई। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिखावा करने के लिए शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया और अब वही सरकार शराब से पैसे कमा रही। पूरी अयोध्या नगरी को मदिरामयी बना दिया गया है, ये सबके माथे पर कलंक है। दूसरा मैं कहूंगा कि वीडियो और जरा जारी दिखा दें, जिसमें सरकार आंकड़े छुपाई है और लगातार सरकार ने देश की जनता से और आप सबसे झूठ बोला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ में 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन कई जगह भगदड़ हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की इन घटनाओं में 37 लोगों की मौत की बात कही, लेकिन डीडीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत का पता चला। हालांकि सरकार ने अभी तक भगदड़ में मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। साथ में थे भाई हमारे गिर गए, जो गिर गया वो फिर ढूंढ रहा था जहाँ बॉडी पड़ी थी पूरा, उसमें मेरी माँ का बॉडी थी, तो मैं खींच के निकाला नीचे से। बड़ी औरत भी बोली सूरज के पिताजी मुझे बचाओ, लेकिन मैं क्या बता, उसके पहले मैं ही दब के चला गया, मैं पहले दब गया। उसके बाद दो लोग देखे पूरा तड़प रही है, चिल्ला रही है कि कोई बचाए, बचाने वाला उस समय कोई नहीं आया। 36 मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। 26 ऐसे मृतकों की यूपी सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए। ज्यादातर परिवारों का कहना है
कि यूपी पुलिस ने उनके घर आकर ऐसी कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाए हैं जिसमें भगदड़ की जगह अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत होने की बात लिखी है। इसी तरह हरियाणा के अमित कुमार की मौत को भी सरकार ने कुंभ भगदड़ में नहीं माना। अमित कुमार भारतीय सेना में काम करते थे। मैं बस आवाज लगा रही थी, कोई तो हमें बचा। तीसरी कैटेगरी उन 19 मृतकों की है जिनके परिवारों को यूपी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। कुंभ भगदड़ को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी कम से कम 50 ऐसे परिवार हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी सरकार उनके परिजनों की मौत की सच्चाई को स्वीकार करे। आपके सामने आपने देखा ये पूरी प्रस्तुति थी जो सरकार अपने देशवासियों से और अपने सभी इस देश के जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनसे पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी सच्चाई महाकुंभ का आपने देखा, ये भयावह तस्वीर। इसमें जो सरकार ने अभी तक कोई आंकड़े जारी नहीं किए, अभी तक कोई आंकड़े नहीं जारी किए हैं। जो 29 जनवरी को घटना घटी और कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटी, इसमें 37 लोग तो ये बता रहे हैं, पर जो रिपोर्ट आ रही है एक प्रमुख समाचार समूह की तरफ से कि उसमें 82 लोग मरे हैं, जिसकी उन्होंने जाकर जमीनी सच्चाई गांव में, घर में, परिवार में जाकर जानकारी की है। और इन्होंने 25 लाख रुपए दिए 36 लोगों को, 5-5 लाख रुपए दिए इन्होंने 26 लोगों को। और कौन दिया? राजस्व का कोई अधिकारी नहीं गया था वहां पर, पुलिस के लोग जाकर, और किस मद से इन्होंने पैसे दिए, और पुलिस को देने का अधिकार ही नहीं है। पैसा अगर देने का अधिकार सरकारी व्यवस्था में है तो वो डीएम या तहसील के लोग, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जाएगा, राजस्व को लग जाएंगे और पैसा जाकर देते हैं और उनसे सिग्नेचर कराते हैं। पुलिस कैसे गई थी? पुलिस किसके कहने से गई थी और किस तरीके से पुलिस ने जाकर लोगों को पैसे दिए और उनसे अंगूठे लगवाए और उनसे दस्तखत कराए? ये एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार ने किस तरीके से पुलिस को वहां पर भेजा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 19 लोग जिनका कोई उनका वारिस नहीं था, कोई उनको जिसको पैसे दे सकें। उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जो महासचिव रहे हैं, उनके छोटे भाई के.एन. वासुदेवाचार्य भी मरे। 19 लोगों में है ये। इनका भी कोई वारिस नहीं, और जिसको उसमें कोई भी पैसा, जो कि लाश बनारस गई थी, बनारस गई लाश, और वो लाश का जो दाह संस्कार हुआ के.एन. गोविंदाचार्य के छोटे भाई का, के.एन. वासुदेवाचार्य जी का, वो हरिश्चंद्र महाशमशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट पर उनका हुआ। जो महिला उनके साथ रहती थी उन्होंने ये बात बताई है, और उन्हें भी कोई वारिस न मिलकर उनका भी लावारिस से दाह संस्कार किया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और जो अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जी के सगे भाई को लावारिस और उनको उस तरीके से बनारस के अंदर जलाया गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, देशवासियों का, जो अपने नेता के परिवार को ही उन्होंने उसका कोई वारिस नहीं बताकर उसको बिना वारिस के जलवा दिया गया काशी में। ये मैं समझता हूं कि सरकार की पूरी सच्चाई, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार एक अयोध्या के अंदर जैसा इन्होंने जो यहां पर हिंदुत्व की बात करके और बड़ी बड़ी बात कर पूरे प्रतिबंध लगाने की, एक तरफ नगर निगम प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ सरकार शराब के ठेके खोलने का आदेश देती है और शराब के ठेके खोले जाते हैं। जगह जगह पूरे अयोध्या के अंदर दुकानें खोली गई हैं। और दूसरा, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें अपने ही राष्ट्रीय महासचिव के सगे भाई को इन्होंने वहां पर लावारिस घोषित करके उनकी डेड बॉडी जलवाई गई। ये और पूरी तरीके से आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया। जो 82 लोगों की रिपोर्ट जारी हुई है उसको भी पूरा इन्होंने छिपाया, 37 कहा। और
उसमें तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक वहां पे गाजीपुर के अंजनी राय थे, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा दबके मरे दरोगा थे, उसको भी दिखा दिया। मैं उनके घर गया था, वो गांव गाजीपुर के रहने वाले थे बसुका के, उनको भी दिखा दिया कि भीड़ से वो हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट अटैक किस्म की मृत्यु हुई थी, पर हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, वो भीड़ के दबाव के कोई बचाने में लगे थे और बेचारे वहां पर शहीद हुए। सरकार ने उनकी भी, सरकारी कर्मचारी दरोगा की भी सुधि नहीं ली और उनको भी उसी लिस्ट में डाल दिया। मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से आम जनता से झूठ बोल रही है, आम जनता के लोगों को केवल और केवल ठगने का काम, और तो और गेरुआ वस्त्र पहनकर, इतने बड़े गोरखनाथ पीठ के संत हैं, गेरुआ पहनकर ये प्रदेश की जनता और देश की जनता से नगरी, जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली, जिसको इन्हीं की नगर निगम कार्य समिति ने 1 मई 2025 को पूरे 13 किलोमीटर के मार्ग पर इसे प्रतिबंधित किया गया था। और आज आप देख रहे हैं कि यहां पर मदिरा की दुकानें, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि पर ये शराब की दुकानें खोली गई हैं। इसमें एक स्थान है साहबगंज, दूसरा अंगूरी बाग, तीसरा विकासगंज और अयोध्या कैंट बस स्टेशन के पास इस शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। ये पूरी तरीके से जो अयोध्या को सरकार बड़ी बड़ी बात यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई कि यहां पर प्रतिबंध लगाया गया, इसे बंद किया गया, और ये आज आपके सामने चीजें आ गई। और मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से ये सरकार शराब से केवल पैसे कमा रही है और हर स्थान पर पूरे प्रदेश के गलियों में, गांवों में 4-4 दुकानें हर गांव में, और भगवान की नगरी अयोध्या में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इसको इन्होंने मदिरामय बना दिया है। और इसको पूरी जितनी भी इनके सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के ही जो नगर निगम ने प्रतिबंध लगाया था, उस सरकार ने इसको चालू करने की इनको अनुमति दी है। ये मैं समझता हूं कि पूरे अयोध्या वासियों का और पूरे जो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, ये निश्चित तौर से सबके माथे पर कलंक है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानवता का सबसे बड़ा अभिशाप है आतंकवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक भाषण में पिछले 11 साल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में हुए सुधारों पर बात की। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के भारत के दृढ़ संकल्प और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खतरों पर जोर दिया है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए एक अभिशाप है और इसे खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को तो भारतीय सेना ने जवाब दे दिया, लेकिन इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, यह बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा है। अब सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि जनता के स्तर पर भी सदा आतंकवाद के खिलाफ सतर्क होने का समय। पिछले 11 वर्षों में चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात हो, अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की एक चाक चौबंद किया है और उसे मजबूती दी है। यह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हर मुद्दे पर सरकार के एटीट्यूड और एक्शन के तरीके दोनों को पूरी तरह से बदला है। और साथियों, यह बदलाव पूरी दुनिया को हाल में ही हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आपने देखा, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन हमने उनका धर्म देखकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हमने उन्हें मारा। यह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वह भारत की सामाजिक एकता पर भी किया गया हमला था। धर्म पूछकर मारने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यहाँ की सामाजिक एकता को भी तार तार करना, छिन्न विच्छिन्न करना।
और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों और उससे जुड़े हुए जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर थे को तबाह कर दिया है। लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर पर पहली बार अटैक किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हाल की घटना है। जब हम आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है हमें इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत की ओर भी देखने की जरूरत है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप सबने देखा होगा कि जब तक कश्मीर में धारा 370 थी तब तक सभी यही कहते थे कि कश्मीर भारत में तो है, लेकिन भारत में उसका इंटीग्रेशन पूरी तरह से नहीं है, उसका इंटीग्रेशन भारत में अधूरा है। जब धारा 370 हटाया गया तब कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन अब हो गया है, अब सभी मानते हैं। पिछले साल कश्मीर में 35 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस भरोसे का संकेत है जो वहां के लोगों के मन में पहली बार जम्मू और कश्मीर की शांति व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। और ये बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं है बल्कि जमीन पर हुआ है। ऑन ग्राउंड गवर्नेंस कश्मीर में अब दिख रही है। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और रोजगार की योजनाएं अब सिर्फ कागजों में ही नहीं बल्कि अब कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। साथियों, जम्मू और कश्मीर को भारत का मस्तक कहा जाता है। हमारे प्रयासों से जब यह मस्तक चमकने लगा तो हमारे पड़ोसियों को वह चमक बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आतंकवादियों को तो भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों, यह बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसलिए मैं समझता हूं अब सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि जनता के स्तर पर भी इस बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ सतर्क होने का समय आ गया है। साथियों, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा अभिशाप है, यह सभी मानते हैं। साथ ही मानवीय सभ्यता के लिए कि सबसे अहम मूल्यों का यह दुश्मन है। मानवीय सभ्यता के सबसे जो अहम मूल्य होते हैं उसका यह दुश्मन है। आतंकवाद हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी सभ्य देश इसे कदापि सहन नहीं कर सकता है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है, यह मानवता पर कलंक है, प्रगति के मार्ग में यह बाधा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। इस रूप में भारत इसे लेता है और यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। साथियों, वैसे तो मानवता के सामने जितनी भी भयावह बीमारियां आई वह देर सवेर कभी न कभी खत्म हुई। आतंकवाद भी मैं मानता हूं कि महामारी है, इसकी नीयत भी यही है, इसको खत्म होना ही होना है, लेकिन इसे अपनी मौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक आतंकवाद है यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को यह चुनौती देता ही रहेगा। हमारे संसाधन इस आतंकवाद की महामारी से लड़ने में बर्बाद होते ही रहेंगे। इसलिए आतंकवाद की समस्या का अस्थायी समाधान बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इतिहास ने बार बार साबित किया है कि आतंकवाद का कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा हिंसा और डर के बल पर पाने की कोशिश की जाती है और वह कभी भी सफल नहीं हो पाती है। यह सोचना भी उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह सोचना भी कदापि उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी देश का
अथवा किसी संगठन का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह बात मैंने इस्लामाबाद में शार्क सम्मेलन था, गृह मंत्रियों की बैठक थी 2016 में, उस बैठक में पूरी साफ गोई के साथ मैंने स्वयं गृह मंत्री के रूप में रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक वर्ग आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर साबित करना चाह रहा था। मैं मानता हूं कि कोई भी मजहबी, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज कदापि नहीं ठहरा सकता है। आतंकवाद की कोख से कोई क्रांति नहीं पैदा होती है, बल्कि सिर्फ बर्बादी और नफरत पैदा होती है। किसी भी मानवीय उद्देश्य को कभी भी खून खराबे और हिंसा के बल पर कदापि हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। पिछले 11 वर्षों में चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात हो, अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की एक चाक चौबंद किया है और उसे मजबूती दी है। यह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हर मुद्दे पर सरकार के एटीट्यूड और एक्शन के तरीके दोनों को पूरी तरह से बदला है। और साथियों, यह बदलाव पूरी दुनिया को हाल में ही हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आपने देखा, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन हमने उनका धर्म देखकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हमने उन्हें मारा। यह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वह भारत की सामाजिक एकता पर भी किया गया हमला था। धर्म पूछकर मारने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यहाँ की सामाजिक एकता को भी तार तार करना, छिन्न विच्छिन्न करना। और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों और उससे जुड़े हुए जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर थे को तबाह कर दिया है। लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर पर पहली बार अटैक किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हाल की घटना है। जब हम आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है हमें इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत की ओर भी देखने की जरूरत है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप सबने देखा होगा कि जब तक कश्मीर में धारा 370 थी, तब तक सभी यही कहते थे कि कश्मीर भारत में तो है, लेकिन भारत में उसका इंटीग्रेशन पूरी तरह से नहीं है, उसका इंटीग्रेशन भारत में अधूरा है। जब धारा 370 हटाया गया, तब कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन अब हो गया है, अब सभी मानते हैं। पिछले साल कश्मीर में 35 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस भरोसे का संकेत है जो वहां के लोगों के मन में पहली बार जम्मू और कश्मीर की शांति व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। और ये बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं है, बल्कि जमीन पर हुआ है। ऑन ग्राउंड गवर्नेंस कश्मीर में अब दिख रही है। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और रोजगार की योजनाएं अब सिर्फ कागजों में ही नहीं, बल्कि अब कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। साथियों, जम्मू और कश्मीर को भारत का मस्तक कहा जाता है। हमारे प्रयासों से जब यह मस्तक चमकने लगा तो हमारे पड़ोसियों को वह चमक बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आतंकवादियों को तो भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों, यह बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसलिए मैं समझता हूं अब सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं, बल्कि जनता के स्तर पर भी
इस बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ सतर्क होने का समय आ गया है। साथियों, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा अभिशाप है, यह सभी मानते हैं। साथ ही मानवीय सभ्यता के लिए के सबसे अहम मूल्यों का यह दुश्मन है। मानवीय सभ्यता के सबसे जो अहम मूल्य होते हैं उसका यह दुश्मन है। आतंकवाद हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी सभ्य देश इसे कदापि सहन नहीं कर सकता है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है, यह मानवता पर कलंक है, प्रगति के मार्ग में यह बाधा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। इस रूप में भारत इसे लेता है और यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। साथियों, वैसे तो मानवता के सामने जितनी भी भयावह बीमारियां आई हैं वह देर सवेर कभी न कभी खत्म हुई है। आतंकवाद भी मैं मानता हूं कि महामारी है, इसकी नीयत भी यही है, इसको खत्म होना ही होना है, लेकिन इसे अपनी मौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक आतंकवाद है यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को यह चुनौती देता ही रहेगा। हमारे संसाधन इस आतंकवाद की महामारी से लड़ने में बर्बाद होते ही रहेंगे। इसलिए आतंकवाद की समस्या का अस्थायी समाधान बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इतिहास ने बार बार साबित किया है कि आतंकवाद का कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा हिंसा और डर के बल पर पाने की कोशिश की जाती है और वह कभी भी सफल नहीं हो पाती है। यह सोचना भी उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह सोचना भी कदापि उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी देश का अथवा किसी संगठन का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह बात मैंने इस्लामाबाद में शार्क सम्मेलन था, गृह मंत्रियों की बैठक थी 2016 में, उस बैठक में पूरी साफ गोई के साथ मैंने स्वयं गृह मंत्री के रूप में रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक वर्ग आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर साबित करना चाह रहा था। मैं मानता हूं कि कोई भी मजहबी, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज कदापि नहीं ठहरा सकता है। आतंकवाद की कोख से कोई क्रांति नहीं पैदा होती है, बल्कि सिर्फ बर्बादी और नफरत पैदा होती है। किसी भी मानवीय उद्देश्य को कभी भी खून खराबे और हिंसा के बल पर कदापि हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, लंदन जा रही फ्लाइट में सवार थे 242 यात्री। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अहमदाबाद में एक बहुत ही दर्दनाक और हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया। शहर के मेघानी नगर इलाके में एक प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ है जब प्लेन ने उड़ान भरी ही थी। प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो रूह कांपाने वाला है। यह इलाका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विमान एक रिहायशी इलाके में गिरा। सूत्रों के अनुसार यह प्लेन एयर इंडिया का था और लंदन जाने वाला था और यह बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसमें करीब 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और चारों तरफ डर और खौफ का माहौल देखा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर क्यों। दुश्मनों को देकर कड़ी टक्कर, यूएवी रुद्रास्त्र हो गया तैयार। 170 किलोमीटर तक अंदर घुसकर करेगा फार। दुश्मनों को कड़ी टक्कर देने के लिए यूएवी रुद्रास्त्र विकसित किया गया है।
सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने अपने अत्याधुनिक हाइब्रिड VTOL UAV रुद्रास्त्र का पोखरण फायरिंग रेंज में सफल टेस्ट किया है। यह टेस्ट भारतीय सेना की जरूरतों और तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें यह UAV पूरी तरह खरा उतरा है। टेस्टिंग के दौरान UAV ने 50 किलोमीटर से ज्यादा मिशन रेडियस को कवर किया। स्टेबल रियल टाइम वीडियो लिंक के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च पॉइंट पर लौट वापस आया। इसकी कुल फ्लाइट रेंज 170 किलोमीटर से अधिक रही है, जबकि इसकी अनुमानित उड़ान क्षमता लगभग 1.5 घंटे थी। यह UAV खास तौर से सीमा पर घुसपैठ, आतंकी गतिविधियों और जोखिम वाले ऑपरेशन में सेना को तेज, सटीक और सुरक्षित रिएक्शन देने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली बिरसा मुंडा लॉन में लोक संवर्धन पर्व के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज लोक संवर्धन पर्व का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह आयोजन बिरसा मुंडा लॉन में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर किरेन ने कहा है कि लोक संस्कृति, परंपरा और जन भावनाओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए इस तरह के पूर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आयोजन को सराहना करते हुए कहा है कि इससे जन भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और देश की सांस्कृतिक को एक मंच पर लाने का प्रयास सफल होगा। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक कलाओं की प्रदर्शनी और पारंपरिक शिल्प का प्रदर्शन भी किया गया है। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में आमजन, कलाकार और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। लोक संवर्धन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे गांव में जो कारीगर होते हैं, जो हुनर है, उनका सामान, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये लोक संवर्धन पर्व मनाने का जो कार्यक्रम शुरू करने का 2 मकसद है। सबसे पहले तो एक हमारा आर्टिसंस का मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, दूसरा हमारा देश के कोने कोने में अलग अलग बहुत विशेष चीजें बनाते हैं, तो वो आदान प्रदान भी होगा। जम्मू कश्मीर वाला यहाँ आकर के अपना सामान बेचेंगे, दिल्ली वाला फिर चेन्नई भी जा सकते हैं, चेन्नई वाले मुंबई आ सकते हैं, और हमारा देश का जो देसी सामान है उसको बिक्री करने के लिए लोगों के बीच में ले जाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और लाभ मिलता है। उसका आने जाने का, रहने का सारा व्यवस्था हम मिनिस्ट्री करते हैं। ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से ये अपना जीवन में उत्थान पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। सबसे पहले तो 11 साल में इतने काम हुए हैं कि एक एक स्कीम का नाम गिनती करके बताना मुश्किल है, इतना लंबा और इतना ज्यादा काम हुआ है। दूसरा है, इन 11 सालों में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। अब बड़ा स्तर पे देखेंगे तो हम 11वें स्थान से 4थे स्थान तक, मतलब विश्व का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4थे स्थान तक पहुंचना, ये तो पहले तो सपना देखते थे, ये अब हकीकत हुआ है। अब तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। और आत्मनिर्भरता, चाहे डिफेंस में हो, चाहे स्पेस में हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप हर क्षेत्र को देख लीजिए, और अपने खेती बाड़ी, अपने जो वस्त्र, हर दृष्टि में हम एक तरीके से बहुत ही आत्मनिर्भर के, पूरा आत्मनिर्भर के दृश्य जो हालात में हम पहुंचने वाले हैं। और एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया। हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, हम तो एक्सपोर्ट तो क्या, हर चीज इंपोर्ट करते थे।
आज तो इतना बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन भी बन गए हैं हम। हमारा $800 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हम जब नए नए सांसद बने थे $50 बिलियन भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं होते थे। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ये सब चीज़ जो है देश के लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हर भारतीय खुश होगा। कांग्रेस पार्टी अगर खुश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देश आगे बढ़ता है, कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन देश आगे बढ़ेगा, देशवासियां खुश है, ये बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल महेश तला में मंदिर में तोड़फोड़, जमकर झड़प और पथराव, अब तक 40 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के महेश तला में बुधवार को हिंसा फैल गई। दो समूह के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव फैल गया, जिसकी वजह से एक शिव मंदिर में कथित तौर पर तोड़फोड़ हुई। लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया और आगजनी से लेकर ईंटें तक फेंकी गई। घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा के बाद पुलिस इलाके में एक्टिव हो गई है। अब तक इस मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एरिया में भारी पुलिस तैनाती हुई है और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू भी किया गया है। इतना दिन से वो बाजार में हिंदू लोग হিন্দু বলে সুন্দর হয়ে কথা বলবেন। পুলিশ হিন্দুদেরকে দাঁড়াতে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ যে মমতার দলদাস হয়ে কাজ করে সেই পুলিশ হিন্দুদেরকে তাড়াচ্ছে। কিন্তু দেখুন হিন্দুদের কেন লাঠিচার্জ করছে পুলিশ হিন্দুদের লাঠিচার্জ করছে। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।